To IAS Marathon, and guys, welcome to this brand new lesson. And guys, this is the second case. Okay, लाइन टू लाइन हम केस खत्म करते हुए जा रहे हैं. हमने पहले 4 केसेस देखे थे, फिर हमने 2019 और 2020 के देखे थे. ठीक है, चिंता मत करो, उनको डिटेल में बताने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं है आपको. सेक्शन 497, सेक्शन 377, ठीक है. उसके अलावा जो आपका सबरीमाला केस है वो, उसके अलावा अयोध्या केस था वो, उसके अलावा जितने भी केसेस आए हुए अभी तक के सब डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ, सोचो जो मैंने आपको बताया था स्टेट ऑफ मद्रास, राइट. सेकंड केस है वो भी रिलेटेड है, स्टेट ऑफ द मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराईरंजन 1951, जस्ट नेक्स्ट ईयर, है ना. इसके आया था और फिर उसके बाद आया था आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. गाइस, वेलकम टू आईएएस मैराथन एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें हमारे एफर्ट्स को. आपके लिए हम यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है. तो आप भी प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दें. एक सेकेंड लगता है बस. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो गाइस, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ जो है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा. तो स्टार्ट करते हैं. यस, देखिए ये हमारा केस नंबर 2, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराईरंजन. ठीक है, 1951 का केस है ये, है ना, याद रखना. अब बात करेंगे इसके अंदर हम, जो पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ठीक है, पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. देखो ये किससे रिलेटेड है बेसिकली, इसमें ये किससे रिलेटेड है. हमको एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा सबसे पहले अपने आप से कि क्या गवर्नमेंट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे सकती है क्या. जो गवर्नमेंट सीट्स हैं कॉलेजेस में, जो गवर्नमेंट सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, क्या उस पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रिजर्वेशन दे सकती है क्या. तो ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमारे जब भी हम पढ़ते हैं चंपकम दोराईरंजन. ठीक है, सो ये बेसिकली रिलेटेड है आपका फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी से रिलेटेड. ठीक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएस की बीच की जो कौन सुप्रीम है, कौन को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ये सब बातें. ठीक है, हु इज़ सुप्रीम, ये तो बात इसमें आती है. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले, आपको अभी पता चल जाएगा. तो ये बेसिकली लैंडमार्क केस है, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, अलॉन्ग विथ रोमेश थापड़, मैंने आपको बता दिया था, अलॉन्ग विथ रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. तो यहाँ पर उसने क्या किया था, लेट द फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में. ठीक है, सो यहाँ पर क्या आता है, स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, वो मतलब उन्होंने वो आपके पिटिशनर है, और श्रीमती चंपकम दोराईरंजन है वो रिस्पोंडेंट है इसमें. सुनो, स्टेट ऑफ मद्रास पहले रिस्पोंडेंट था, इसमें पिटिशनर है वो. ठीक है, और आपकी जो श्रीमती चंपकम दोराईरंजन है वो कौन है, वो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है. ठीक है, याद रखना सुप्रीम कोर्ट में है वो रिस्पोंडेंट, लेकिन उन्होंने पहले केस किया था मद्रास हाई कोर्ट में, जो वो जीत चुकी थी. वो हमको इसके अंदर डिस्कस करना है. ठीक है, सो बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड ये है कि 1927 में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. तो ठीक है, तो इसमें मद्रास प्रोविंस ने बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर के आए थे, जिसको इन्होंने बोला कम्युनल जियो. ये जियो गवर्नमेंट ऑर्डर है. ठीक है, कम्युनल जियो इन्होंने बोला 1927 में. ठीक है, अब इन्होंने मतलब ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एडमिशन देना वहाँ के जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, है ना, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में. ठीक है, और जिनकी जो सीट्स एलोकेशन होगी इनके अंदर, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये. इसके अंदर यहाँ पर सीट्स ऐसे ही नहीं मिलेगी गाइस, है ना, तो इतना आसान नहीं होता है सीट लेना भी, हम भी उसी के लिए फाइट कर रहे हैं सब. ठीक है, सो इन्होंने बेसिकली पैटर्न डिसाइड कर दिया. इन्होंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, बेसिस बना दिए डिफरेंट. अब वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है, आप इतना याद रखो कि इन्होंने 17 सीट रिजर्व कर ली अल्टीमेटली, फाइनली 17 सीट, मतलब पहले ठीक है 17 सीट रिजर्व कर ली, और 12 जो है डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट देके गवर्नमेंट. ठीक है, यानी कि जितनी भी सीट्स होंगी, वैसे 330 सीट्स थी इनकी. 4 मेडिकल कॉलेजेस ऑन कर रखा था उस टाइम पे इन्होंने, 4 मेडिकल कॉलेजेस इन्होंने ऑन कर रखा था उस टाइम पे, जिसमें 330 सीट थी, है ना. इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है, बिल्कुल भी याद मत रखना, बिल्कुल भी नंबर इतना याद रखना कि आउटसाइडर्स के लिए 17 रिजर्व सीट थी, फिर और 12 डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट करेगी गवर्नमेंट. सिमिलरली बाद में क्या होता है कि मद्रास स्टेट में इन्होंने क्या किया था, 395 सीट्स के साथ ही इन्होंने क्या किया, जो सीट्स थी, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा करके इसको 21 कर दिया था, और इसको 12 कर दिया था. ये मतलब 12 ही थी. ठीक है, तो इतना याद रखो. चलो आगे बढ़ते हैं. इन्होंने कहा कि जितने भी रेस्ट ऑफ द सीट्स है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वर अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनल जियो 1927. ठीक है, इन्होंने कहा था कि जितनी भी सीट्स बची हैं, है ना, वो सब क्या करेंगी, जो कम्युनल जियो एक्ट आया है वो 1927 का, उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या आती है, बात ये आती है, बैकग्राउंड ये है इनका कि जो श्रीमती चंपकम दोराईरंजन है, ये क्या करती है, ये एडमिशन लेने जाती है वहाँ पर. ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको नहीं मिल पाता है. क्यों नहीं मिल पाता है, उसका इन्होंने बहुत अच्छा रीज़न है यहाँ पर. अच्छा रीज़न मतलब हमको समझने के लिए अच्छा है, वैसे कोई अच्छा रीज़न नहीं था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ था, लेकिन इन्होंने कहा कि जो बेसिकली अंडर आर्टिकल
26 के अंदर मैंने आपको लास्ट में बता दिया था, ठीक है, गई थी वो किसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने मद्रास में अपील की, ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये मेरे फंडामेंटल राइट टू गेट एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि स्टेट क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि मेडिकल कॉलेज है इस सेंस में उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। और मतलब ये कहाँ से थी, बेसिकली ये एक ब्राह्मण कम्युनिटी से थी, ठीक है, और आउट ऑफ स्टेट से थी, ठीक है। अब इन्होंने आर्टिकल 51 बेसिकली ये ना ब्राह्मण कम्युनिटी से थी, ये याद रखो इसमें, है ना, ये वाला याद रखो, कम्युनिटी थी ब्राह्मण कम्युनिटी, उससे रिलेटेड थी ये, ठीक है। अब इसको एडमिशन इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि जो है ब्राह्मण कम्युनिटी से रिलेटेड थी, है ना। और इनका ये फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 15(1) और अंडर आर्टिकल 29(2), ठीक है। तो ये वायलेट कर रहा है अगर मुझे एडमिशन नहीं दे रहा था उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। प्लीज़ ध्यान से कोई मिसकंसेप्शन मत रखना, क्योंकि इनको एडमिशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये ब्राह्मण कम्युनिटी से रिलेटेड थी, है ना, वो आउट ऑफ स्टेट से नहीं थी, है ना, ये जो है, ठीक है, सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी से होने के कारण इनको एडमिशन नहीं दिया जाता उस टाइम पे। अब इन्होंने प्रे की वहाँ पर हाई कोर्ट से कि आप जो है एक अमेंडमेंट जो है इशू करें, ठीक है, इशू जारी करें आप, है ना। हाई कोर्ट से कहा इन्होंने, ठीक है, कि जो स्टेट ऑफ मद्रास है जितने भी इनके ऑफिसर है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, वो इनको इन्फोर्स नहीं कर पाए इस वाले एक्ट को, ठीक है। तो ये कहा इन्होंने, है ना, जो बेसिकली इनको एडमिशन चाहिए होता है इसके अंदर, इसलिए कहते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट ने बेसिकली डिलीवर किया जजमेंट और इनके फेवर में कर दिया, ठीक है। उन्होंने बेसिकली इसको क्वाश किया और कहा कि एडमिशन जो है इनको देना चाहिए चंपाकम दोराई रंजन को। तो स्टेट ऑफ मद्रास ने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, इन्होंने फाइल कर दिया केस सुप्रीम कोर्ट में। अब आते हैं यहाँ पर मेन ये है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दोराई रंजन। अब ये यहाँ पर आकर के पिटिशनर बन जाएंगी, जो बेसिकली मद्रास गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पिटिशनर बन जाएगी, अभी तक यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट थी है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया भैया क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, मैंने आपको आर्टिकल बेसिकली 29(2) बताया नहीं शायद, है ना, तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आर्टिकल 29(2) क्या है, पहले आर्टिकल 29(1) समझो क्या है, आर्टिकल 29(1) समझो क्या है। ये बेसिकली ये है कि इंडिया की टेरिटरी में एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन जो कि इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है ना, कोई भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो उसकी, ठीक है, स्क्रिप्ट कल्चर हो, ठीक है, उसको राइट है उसको कंजर्व करने का, पहला तो ये। दूसरा भैया जो 2 पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सिटीजन को कहीं भी एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जो कि स्टेट फंड पे चलता हो, ठीक है, या फिर इसको स्टेट एड कर रहा हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, एनी ऑफ देम, ठीक है। तो ये था, ठीक है, हो गया क्लियर, यस। चलते आगे बढ़े, है ना। अब आर्ग्यूमेंट सुनो फटाफट से। श्रीमती चंपाकम दोराई रंजन कहती है वही अभी तक मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है, सेम आर्ग्यूमेंट्स जो अभी तक हमने ऊपर बताया, कि ये कहती हैं कि आर्टिकल 15(1) का जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, पहली बात तो वो जो है बेसिकली क्या कर रहा है, वायलेट हो रहा है। दूसरा आर्टिकल यस ये था, और आर्टिकल दूसरा 29(2), ठीक है, ये वायलेट हो रहा है, ठीक है। अब स्टेट क्या कहता है, स्टेट कहता है, देखो स्टेट के थोड़े इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है इसके अंदर, ध्यान से सुनना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा है। स्टेट ऑफ मद्रास कहता है कि इन्होंने कहा 2 आर्टिकल को एक साथ पढ़ने की कोशिश की इन्होंने कहा कि जो स्टेट है, द स्टेट आर्ग्यूड दैट आर्टिकल 14(6) अंडर पार्ट 4, यानी कि क्या आपके जो क्या है DPSPs, यस, आर्टिकल 46, इन्होंने कहा आर्टिकल 46 चार्ज करता है स्टेट को विथ प्रोमोटिंग द स्पेशल केयर ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है, समझ गए आप। इन्होंने कहा अंदर आर्टिकल 46 DPSP में ये इन्होंने कहा था कि जो वीकर सेक्शन है स्टेट में, हमें उसका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, उसके लिए हमको स्पेशल केयर देनी पड़ेगी उनको, बिल्कुल सही बात है। अब इसके अंदर कौन आते हैं स्पेशली, इन पर्टिकुलर ये कहते हैं कि SC और ST को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सोशल इनजस्टिस से बचाने के लिए, ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हमको स्पेशल केयर देनी पड़ेगी, अंडर आर्टिकल 46 के अंदर लिखा हुआ है जी, बिल्कुल सही बात है ये, है ना, करना भी चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर स्टेट ऑफ मद्रास फिर क्या कहता है, स्टेट ऑफ मद्रास फिर कहते हैं कि ये आर्टिकल 14(6) जो अंडर पार्ट 4 में है आपके, वो कोई भी कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है, इट इज़ नॉन इन्फोर्सिबल। आपको बताएं जो हमारे DPSP है वो इन्फोर्सिबल है, कहीं भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। दूसरी बात आती है, ये कहते हैं कि आर्टिकल 37 जो है पुट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, यानी कि जो DPSP में दे रखे हैं, हम आर्टिकल 37 का इस्तेमाल करके उन प्रिंसिपल्स को लॉ के अंदर ला करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए तो होते हैं। देखो कभी भी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी ना, तो उसका बेस कुछ ना कुछ तो होगा, या तो कोई फंडामेंटल राइट है, कोई DPSP होता है, ठीक है, बिकॉज इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेकिंग द पॉलिसी एंड द लॉ, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट सच थिंग्स, ओके। बात ये आती है,
अब स्टेट जो कहता है कि अब इसीलिए हम जो है ये कम्युनल जियो का एक्ट लेकर के आए थे, और बेसिकली इन्होंने ये कहा कम्युनल जियो का एक्ट लेकर के आए ताकि प्रोपोर्शनेट सीट जो है फिक्स की जाए जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। और ये ऑर्डर जो है वैलिड है लॉ के अंदर, ये वायलेशन नहीं है, ठीक है, इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सो सॉरी, तो इन्होंने ये कह दिया कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वायलेट नहीं हो रहे हैं आगे, अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट ऑन करता है अगर उसके अंदर एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, तो आपका फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर रही है, ठीक है, याद रखना। अब बात आता है जजमेंट की। जजमेंट में क्या कहते हैं? जजमेंट में ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है जो कम्युनल जियो कॉन्स्टिट्यूट ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। याद रखना, कम्युनल जियो जो एक्ट था उसको इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, सर ये, हाँ, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, आर्टिकल 29(2) के अंदर वायलेशन है ना, और आर्टिकल 13 का भी वायलेशन है, ठीक है, ठीक है, बता दिया मैंने आपको फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम का, ठीक है, तो आर्टिकल 13 का भी वायलेशन है, ठीक है। अब इन्होंने ये और क्या कहा, इन्होंने और कहा, अब मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि जो आर्टिकल 29(2) है वो आपका इंडिविजुअल फ्रीडम को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी है। तो राइट टू गेट इनटू एडमिशन, राइट टू गेट एडमिशन इनटू द एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो अंडर आर्टिकल 2 के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि वो सिटीजन है पहले तो, है ना, नॉट एज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। समझ के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने ये कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बातें अंडर आर्टिकल 2 जो है 2090 का आर्टिकल 2, आर्टिकल 90 अंडर सॉरी आर्टिकल 29 का सेक्शन 2, इसके अंदर इन्होंने कहा कि अगर एडमिशन नहीं ले पा रहे हो तो ये इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन है सर, इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन है, ना कि आप एज अ मेंबर ऑफ एनी सोसाइटी हो, एनी मेंबर ऑफ एनी कोई भी मेंबर ऑफ एनी कास्ट कम्युनिटी के हो, ठीक है। तो उससे तो बहुत ही बड़ी बात की यहाँ पर इन्होंने इंडिविजुअलिज्म को बेसिकली प्रोपोगेट किया, और यहाँ पर जब ये टारगेट करता है वो इंडिविजुअलिज्म को ही करता है, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम को ही प्रोटेक्ट करना है इनको, ठीक है, यस। अब इन अदर वर्ड अगर हम देखें तो इफ अ सिटीजन हु सीक्स एडमिशन इनटू एन एजुकेशनल एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट मेंटेन कर रहा है, ठीक है, स्टेट फंड से आ रहे हैं, कैन नॉट रिफ्यूज्ड एडमिशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, ठीक है, नहीं कर सकता उसको वायलेट, मना नहीं कर सकता, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है आपकी, उसके बाद ये कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जहाँ तक बात है, इन्होंने हेल्ड किया कि यस, ये जो है इन्होंने हेल्ड किया कि डीपीएसपी कैन नॉट एनी वे ओवरराइड दी फंडा। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको थोड़ा सा प्री रिक्विजिट नॉलेज अगर आप इसको देख रहे हो, लेकर के देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बहुत ज़्यादा टसल रही है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, बहुत बार, और गवर्नमेंट में भी रही है इन इट सेल्फ, यस, क्योंकि पता नहीं था कि कौन सुप्रीम है, तो इन्होंने कहा, बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का, फर्स्ट टाइम सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आया था कि डीपीएसपी जो है कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते हो, जो है सप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट इट कैन नॉट इन एनी वे ओवरराइड और एब्रीज द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 37 है ना, मैंने बात की थी, है ना, वो अनइन्फोर्सिएबल है कोर्ट में, चलो ठीक है, कैन नॉट ओवरराइड द पार्ट 3 प्रोविजंस, ठीक है, ये भी कह दिया उन्होंने कि चलो इन्फोर्सिबल नहीं है तो ओवरराइड थोड़ी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इन्होंने जो मद्रास हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जो कि मिसिस चंपकम दुराई रंजन के हक में था, उसको अपील कर दिया इन्होंने, ठीक है, और ये एक्ट खत्म कर दिया गया, यस। तो इन्होंने यहाँ पर बात आती है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सबसे बड़ी बात तो इंपॉर्टेंस ही है ना। सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब इंपॉर्टेंस ये आया सुप्रीम कोर्ट का इस वाले केस से कि क्वेश्चन ऑफ सुप्रीमेसी बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का ये जो बीच का क्वेश्चन था उसको इन्होंने सबसे पहले तो क्लैरिफाई किया, और इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट केस दैट डील विद द क्वेश्चन ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन। याद रखना, वन ऑफ द फर्स्ट केस है जो कि आपका रिजर्वेशन एजुकेशन में, ठीक है, उन्होंने इसको टैकल किया। अब बात आती है आपका इम्पैक्ट क्या हुआ इसका। इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है, ऑल्सो इन इफेक्ट विद दी जो रोमेश थापड़ केस है, तो 2 केस हुए, उसके बाद इसके अफेक्ट में आया आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, अब बहुत ही शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, चिंता मत करो, फर्स्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उनको स्टोरी बना करके पूरे 3 जितने भी अभी तक हमारे अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, 104 105 जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं पूरे टोटल, ठीक है, उनको मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए बिल्कुल बहुत जल्दी, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। सुनो, इन्होंने ये कहा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ये था, इन्होंने आर्टिकल 15 के अंदर क्लोज ऐड किया, क्लोज 4, ठीक है, इन्होंने क्लोज 4 ऐड किया, और
इन्होंने कहा कि कोई भी आर्टिकल नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लोज 2 ऑफ द आर्टिकल 29(2), ठीक है। इन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसा आर्टिकल और आर्टिकल 29(2) के अंदर जितने भी प्रोविजन है, ठीक है, वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए सरकार को नहीं रोक सकते। इन्होंने ये कहा ये स्पेशल प्रोविजन नॉट प्रिवेंट द स्टेट इन मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द SC/ST, यानी कि इसने पावर दी किसको, इसने पावर दी गवर्नमेंट को, ठीक है। अब देखना सुप्रीम कोर्ट भी मौका ढूंढ रहा है ना इसी चीज़ में। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे की, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमारा केस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश चंपाकम दोहराई रंजन 1951। अब ध्यान से सुनने के बाद अगले लेसन में लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए जो है KM नानावती। बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। वो केस उसी टाइम में बताऊंगा मैं क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। KM नानावती वर्सेस KM नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यस, KM नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हम पहुंच जाएंगे डायरेक्टली यहाँ से 1959 में, ठीक है। 1959 में पहुंच जाएंगे। और गाइज आपको बताओ मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक मारो इसको और जो है बेल आइकन और हिट कर देना, ठीक है, ताकि अगला लेसन जब भी लेकर के आऊँ तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।